हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रवि कांतपाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 12th के केमिस्ट्री का है। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो उस चैप्टर में से कुछ टॉपिक लेके आए हैं, जैसे दिक्जालक, स्पेस लैटिस और इकाई सेल, यूनिट सेल। तो आइए हम लोग जानते हैं दिक्जालक और यूनिट सेल के बारे में, इकाई सेल के बारे में, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। आइए जानते हैं दिक्जालक, लैटिस, स्पेस किसको कहते हैं। अब इसमें देखा गया क्रिस्टलों के यक्ष किरण अध्ययन के दौरान यह ज्ञात होता है कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं कुछ संरचनात्मक इकाइयों या घटक इकाइयों जैसे अणु, परमाणु या आयन द्वारा बने रहते हैं। और ये जो संगठक इकाई होते हैं या संरचनात्मक इकाई होते हैं या घटक कण होते हैं, ये एक निश्चित और नियमित व्यवस्था के अंतर्गत स्थित रहते हैं, तब जाके संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना प्राप्त होती है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे दिक्जालक क्या होता है, लैटिस स्पेस क्या होता है। कि किसी भी क्रिस्टल की दिक्जालक वह व्यवस्था होती है जिसमें उसके घटक कण, परमाणु, अणु या आयन एक त्रिविम व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित रहते हैं। तो उस संपूर्ण संरचना को दिक्जालक कहते हैं, लैटिस स्पेस कहा जाता है। इस तरह से दिक्जालक को परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिस्टल में उपस्थित घटक कणों के त्रिविम व्यवस्था को या त्रिविम संरचना को दिक्जालक कहा जाता है। और दिक्जालक में जितने भी घटक कण होते हैं उनको बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये एक दिक्जालक है, लैटिस स्पेस है, पूरे क्रिस्टल की आंतरिक संरचना है, उसमें उसके घटक कणों को बिंदुवत दिखाया गया है, पॉइंट नुमा सब दिखाया गया। तो ये इसके घटक कण है, अणु है हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। क्रिस्टल जालक में संरचनात्मक इकाइयों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें हम लोग जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस पॉइंट और लैटिस स्पेस। तो ये होता है जालक बिंदु या जालक स्थल होता है। इसमें आदर्श दिक्जालक की कुछ विशेषताएं होती हैं। उसमें पहला है कि दिक्जालक में उपस्थित सभी संरचनात्मक इकाइयों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो इसमें बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये सब संरचनात्मक इकाइयां हैं, परमाणु है, आयन है और अणु है। पहला ये विशेषता हो गया। अब आदर्श दिक्जालक की दूसरी विशेषता होती है कि किसी भी दिक्जालक में उपस्थित किसी एक जालक बिंदु का जो परिवेश होता है वह अन्य जालक बिंदुओं के परिवेश के समान होता है, यानी उसकी स्थिति दोनों के लिए सर्वसम होती है। तीसरी विशेषता है कि संपूर्ण दिक्जालक एक छोटे त्रिविम समूह की पुनरावृत्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त होता है। तो उसमें एक छोटे त्रिविम समूह को कहा जाता है इकाई सेल कहा जाता है, या यूनिट सेल जिसको बोला जाता है। इकाई सेल कहते हैं उसको, यूनिट सेल बोलते हैं। तो चित्र में देखेंगे जो संपूर्ण जालक क्रिस्टल जालक है उसमें ये जो मोटे लाइन द्वारा दिखाया गया है, रेखाओं द्वारा दिखाया गया है, यही उसका इकाई सेल कहलाता है। यानी इसकी बार बार पुनरावृत्ति के कारण पूरे संपूर्ण जालक की संरचना प्राप्त की जा सकती है, त्रिविम व्यवस्था उसकी प्राप्त की जा सकती है।
तो ऐसे ही इकाई को बोला जाता है इकाई सेल बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। तो ये किसी भी आदर्श दिक्जालक की ये 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इकाई सेल या एकक कोशिका के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। तो ये जानते हैं हम लोग इकाई सेल या एकक कोशिका, जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, ये क्या होता है कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि किसी भी दिक्चालक के निर्माण में कुछ निश्चित जालक बिंदुओं के त्रिआयामी समूह की बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण दिक्चालक का निर्माण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी दिए गए दिक्जालक के लिए एक निश्चित जालक बिंदुओं के त्रिआयामी समूह का चयन किया जा सकता है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करके उस दिक्चालक का निर्माण किया जा सकता है या उसको बनाया जा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह जिनकी पुनरावृत्ति के बाद या पुनरावृत्ति के दौरान उस क्रिस्टल की या दिक्जालक की का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ स्पष्ट होता है कि किसी भी क्रिस्टल की का वह सूक्ष्मतम भाग होता है, जो इकाई सेल या एकक कोशिका वह सूक्ष्मतम भाग होता है जिनकी पुनरावृत्ति से यानी उसको त्रिआयाम में बार बार दोहराने से उस पूरे क्रिस्टल की संरचना प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग इकाई सेल या एकक कोशिका को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इकाई सेल किसी क्रिस्टल का वह जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह है जिनकी पुनरावृत्ति से त्रिआयाम में क्रिस्टल जालक का या क्रिस्टल जालक को प्राप्त किया जा सकता है। तो यही है इकाई सेल या एकक कोशिका। फिर इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं कि इकाई सेल के पैरामीटर के बारे में जानते हैं, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब इसके बाद आते हैं इकाई सेल के पैरामीटर, यूनिट सेल, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। इसमें 2 होता है। मान लीजिए ये इकाई सेल है और इसके तीनों अक्ष के अनुदिश इसका जो विस्तार है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये तीनों इसमें प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं इकाई सेल के, अक्षीय दूरियां, एक्सियल डिस्टेंस, दूसरा होता है अक्षीय कोण, एक्सियल एंगल। यानी इकाई सेल का अक्ष के अनुदिश जो विस्तार में लंबाइयां आती हैं, जैसे एक्स अक्ष के अनुदिश ए है, वाई अक्ष के अनुदिश बी है, स्मॉल बी, और जेड अक्ष के अनुदिश सी है। तो ए और बी सी यही अक्षीय दूरियां कहलाती। फिर इसके बाद अक्षीय कोण क्या होता है कि इनके किनारों के युग्म, जो ए बी सी है इसको किनारों एज भी बोला जाता है। किनारों के युग्म जैसे बी और सी के बीच कोण बन रहा है, अल्फा कोण बन रहा है, इसको अक्षीय कोण कहेंगे। ए और सी के बीच कोण बीटा बन रहा है, ए और बी के बीच कोण गामा बन रहा है, तो ये अल्फा बीटा गामा ये अक्षीय कोण कहलाते हैं। तो ये है इकाई सेल के पैरामीटर। अब इसके बाद हम लोग आएंगे इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। तो जो इकाई सेल होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मौलिक इकाई सेल, प्रिमिटिव और बेसिक इकाई सेल, ये पहला है। और दूसरा है फलक केंद्रित इकाई सेल, फेस सेंटर्ड इकाई सेल, यूनिट सेल। फिर तीसरा है अंतः केंद्रित इकाई सेल यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और चौथा है किनारा केंद्रित या अंतः केंद्रित इकाई सेल, साइड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो मौलिक इकाई सेल को सरल इकाई सेल भी कहा जाता है। अब सरल इकाई सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस इकाई सेल के केवल कोनों पर संघटक
इकाइयां या संरचनात्मक इकाइयां जैसे अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं, इनकी संरचना बिल्कुल सरल होती है, इसीलिए इसको सरल इकाई सेल या मौलिक इकाई सेल कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आता है फलक केंद्रित, यानी इस घनी इकाई के कोनों के अलावा, कोने पर स्थित संरचनात्मक इकाइयों के अलावा इनके फलक पर यानी फेस के केंद्र पर भी एक एक कण इसमें पाए जाते हैं। जैसे इसमें देखा जाए कि ये वाला जो फलक है इसके केंद्र पे एक कण है, फिर उसके सामने वाला फलक है इसके केंद्र पर है, फिर ये वाला फलक है इधर इस साइड में है, फिर ये वाले फलक पर भी बिंदु है, और ये इसके पीछे वाला जो फलक है उस पर एक कण है, और ये सामने वाला जो फलक है इस पर एक कण है, इसीलिए इसको फलक केंद्रित कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फिर आते हैं अंतः केंद्रित, कि जब घनी इकाइयों के कोनों पर अलावा उसके केंद्र पर भी एक कण उपस्थित रहता है, तो ऐसे इकाई सेल को बोला जाता है अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है। फिर आते हैं किनारा केंद्रित या अंतः केंद्रित, तो इसमें होता है कि घनी इकाई के कोनों के अलावा किसी एक सेट के फलक, आमने सामने के एक सेट के फलक के केंद्र पर भी एक कण उपस्थित रहते हैं, एक एक कण, तो इसे कहते हैं किनारा केंद्रित या अंतः केंद्रित कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि जो मौलिक सेल होते हैं, इसमें घनी इकाई सेल के बस कोनों पर ये संरचनात्मक इकाइयां या कण उपस्थित रहते हैं। तो एक वैज्ञानिक है, फ्रेंच वैज्ञानिक है ऑगस्ट ब्रेविस, उन्होंने सन 1850 में देखा या उन्होंने बताया कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं या सभी क्रिस्टलों में केवल 7 प्रकार के मौलिक इकाइयां उपस्थित रहती हैं। इस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने बताया कि जो मौलिक इकाइयां होती हैं वह 7 प्रकार की होती हैं। इन 7 प्रकार के मौलिक इकाइयों को ब्रेविस जालक इकाई भी कहा जाता है, और उनकी जो संरचना होती है उसको ब्रेविस जालक बोला जाता है, और इन इकाइयों को ब्रेविस इकाई भी कहा जाता है, ब्रेविस यूनिट सेल भी कहा जाता है। अब इसके बाद ये देखेंगे कि ये जो 7 प्रकार हैं इकाई सेल के वो इस तरह से है। पहला इसमें है घनी या आइसोमेट्रिक, क्यूबिक और आइसोमेट्रिक यूनिट सेल इसको कहते हैं। इसकी संरचना इस तरह से होती है, घन की आकृति की होती है, और इसके सभी कोनों पर संरचनात्मक इकाइयां या बिंदु उपस्थित रहते हैं, कण उपस्थित रहते हैं। इनमें जो अक्षीय दूरियां होती हैं वो तीनों बराबर होती है, ए बराबर बी बराबर सी, और इनके जो अक्षीय कोण होते हैं वो तीनों बराबर होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी 90 अंश के बराबर होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा इसमें है चतुष्कोणीय इकाई सेल, जिसको टेट्रागोनल यूनिट सेल बोला जाता है। इसकी संरचना इस तरह से होती है, अलमारी नुमा होती है। इसके जो अक्षीय दूरियां होती हैं, 2 अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं, लेकिन तीसरा और समान होता है, बराबर नहीं होता है। और इसके जो अक्षीय कोण होते हैं तीनों 90 अंश के बराबर होते हैं। तीसरा मौलिक सेल के प्रकार है आर्थोरोम्बिक इकाई सेल या आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। इसकी संरचना इस तरह से होती है, इसमें तीनों अक्षीय दूरियां एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, लेकिन तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और वो भी 90 अंश के बराबर होते हैं। फिर त्रिकोणीय इकाई सेल, ट्राइगोनल यूनिट सेल। इसकी संरचना इस तरह से होती है, यानी घनी इकाई रहता है, लेकिन इसका जो तल होता है थोड़ा सा झुक जाता है, और जो तीनों अक्षीय दूरियां होती हैं बराबर होती हैं, और तीनों कोण 90 अंश के बराबर नहीं होते हैं, इनका मान 90 से भिन्न हो जाता है, इस तरह से झुकने के कारण, इनके तल के झुकने के कारण। फिर इसके बाद अगला प्रकार है मोनोक्लिनिक इकाई सेल या मोनोक्लिनिक यूनिट सेल इसको कहते हैं। इसकी संरचना इस तरह से है, यानी जो त्रिकोणी है उसी की जैसी संरचना है, और इसकी जो अक्षीय दूरियां होती हैं थोड़ा अधिक होती हैं। तो इसमें देखा गया है कि तीनों अक्षीय दूरियां तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती, असमान होती हैं,
और जो अक्षीय कोण होते हैं अल्फा और गामा 90 अंश के बराबर होते हैं और बीटा 120 अंश के बराबर नहीं होता है, यानी 90 से ज्यादा और बीटा का मान होता है। ये हो गया। फिर अगला मौलिक इकाई सेल है अष्टकोणीय या हेक्सागोनल इकाई सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल कहेंगे। इसकी संरचना इस तरह से होती है, अष्टकोणीय होती है। इसमें 2 अक्षीय दूरियां बराबर होगी लेकिन तीसरा असमान होता है, अलग होता है। और इसमें 2 अक्षीय कोण भी बराबर होते हैं, 90 अंश के बराबर होते हैं। और तीसरा गामा जो होता है 120 अंश के बराबर होता है। तो ये बताया जाता है। लास्ट में 7वां बताया जाता है ट्राई क्लिनिक इकाई सेल या ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल। इसकी संरचना इस तरह से होती है। इसमें तीनों अक्षीय दूरियां एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं और तीनों अक्षीय कोण भी बराबर नहीं होते, यानी 90 अंश के भी बराबर नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। तो ये रहा इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।